अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम है वाजिद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एफएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर जो कि है वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ठीक है कि उसमें हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे और इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। वैसे हम नाइन्थ में दोनों चीज़ों को एक बार बस स्टडी कर चुके हैं। हमने वेक्टर्स को भी नाइन्थ में स्टडी किया था कि वेक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और उसमें इक्विलिब्रियम को भी स्टडी किया था। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और मतलब जो पहले पढ़ा है वो भी है, उससे थोड़ा मज़ीद हम आगे जाएंगे। ठीक है, उसी को रिकॉल करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा उसको देखेंगे और उसके बाद हम आगे इसकी मज़ीद जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में आपको पता है कि वेक्टर्स क्या होती हैं, कि हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था कि स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मैस है। ठीक है, अगर हमने मैस को डिस्क्राइब करना है कि किसी चीज़ का मैस कितना है, तो हम सिंपल कह देते हैं कि इसका मैस क्या है जी, 4 kg है। ठीक है, या इसका जी मैस कितना है, इसका मैस जी 10 kg है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि इसका मैस 4 kg है इसकी डायरेक्शन में, इसका मैस 5 kg है वेस्ट की डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैस को बताने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़े। हाँ, कि कोई मुझसे पूछता है हाँ जी आपका मैस कितना है, मैं कहूँ जी मेरा 50 kg मैस है और ये ईस्ट की डायरेक्शन में है। हाँ, तो क्या होगा जी, अगर हम वेस्ट की डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन में क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में अगर हमें मुकम्मल तौर पे बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट उनकी जो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है ना उसको बताना पड़ेगा। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है जी, हम कह देते हैं कि जी 28 सेल्सियस है। ठीक है जी, 28 सेल्सियस है। अगर मैं इधर को मूव कर लेता हूँ तो क्या चेंज हो जाएगा टेम्परेचर? या अगर मैं इधर को मूव कर लेता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, तो क्या टेम्परेचर की मेजरमेंट जो होगी वो चेंज हो जाएगी? नहीं, टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट मैग्नीट्यूड। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो बताना पड़ती है, मतलब कि उसकी मिकदार बताना पड़ती है। उसके लिए हमें डायरेक्शन को बताना नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो होती है डायरेक्शन को बताना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास फोर्स है। ठीक है, हम क्या बताने जा रहे हैं, फोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारी जो फोर्स है उसकी क्या क्वांटिटी है। हाँ जी, तो जैसे ही हम किसी को कहते हैं कि जो हमारे पास इसके ऊपर टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है वो इतने न्यूटन की है और इस डायरेक्शन में है। ठीक है, हम जब तक उसकी डायरेक्शन का नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता कि चीज़ किस तरफ मूव कर रही है। तो जो हमारे पास फोर्स है उसको बताने के लिए, देखो आप किसी चीज़ को, आप किसी को कहते हो कि यार इसके ऊपर ना फोर्स लगाओ, ठीक है, इसको धकेलो, तो वो आपसे पूछेगा किधर को धकेलना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, हाँ अगर आप क्या कहते हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आपके साथ कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको कहते हो उसको धकेलो, वो पीछे से धक्का लगा के जोड़ के मारता है आपको। ठीक है, आप क्या कर, वो आप गुस्से हो जाओगे, यार आपने मुझ में क्यों मारा? तो वो सिंपल सी रहेगा, आप वो यही कहेगा ना कि आपने कहा था सिर्फ धकेलो। ठीक है, धकेल दिया मैंने, फोर्स लगा दी। लेकिन फोर्स को लगाने के लिए डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ भाई, ये ना हो कि मुझे ही मार दूँ। ठीक है, फोर्स लगाने के चक्कर में। तो जब तक हम उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो फोर्स की कंप्लीट जो अगर आप उसने फोर्स के बारे में आप कंप्लीटली नहीं बताओगे तो आपको ही नुकसान पहुंचेगा। तो फोर्स को बताने के लिए हमें कंप्लीटली बताना पड़ेगा जी, या एक तो आपको क्या करना है, इतने न्यूटन की फोर्स लगानी है, इतनी क्वांटिटी उसकी होगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगानी है। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी को कह भी देते हो कि यार ये चेयर है, इसको ना आहिस्ता से मेरी तरफ धकेल दो, अगर आप उसको आहिस्ता से कहोगे तो उसका मतलब है कि कम फोर्स लगानी है। आप उसको कहते हो कि यार इस चेयर को धक्का दो मेरी तरफ, वो ज़ोर से देता है और आपको आगे ज़ोर से लगती है चेयर। ठीक है, तो फिर भी आपको नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? आपने उसकी पूरी क्वांटिटी नहीं बताई। तो जो फोर्स है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है और मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आप किसी को रास्ता बताते हो, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप किसी को रास्ता बताते हो तो आप कहते हो कि 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और आपने फ़लाँ साइड पे जाना है। ठीक है, ये नहीं, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ जी मैंने मुल्तान जाना है, तो आप क्या कहोगे कि आपसे 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मुल्तान, आप क्या कहते हो कि भाई 150 किलोमीटर चल लो मुल्तान आ जाएगा। वो बेचारा उल्टी साइड पे चल जाए तो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चला गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट जैसे है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स होगी, तो ऐसी बहुत सी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसकी मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ती है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है।
तो ये था वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो उसी की डेफिनेशन है जिसको उसने वैसे ही लिखा जो भी हम पढ़ रहे थे, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि जो इनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कि उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ आपको उसकी डायरेक्शन का भी बताना पड़ता है। उसके बाद दूसरा आता है, अब इसमें अगली जो चीज़ है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके पास लाइंस हैं कि वो इस तरह से कट करती हैं कि एक दूसरे के वो राइट एंगल हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो क्या बनाती हैं? राइट एंगल्स बनाती हैं। कि वो कहता है कि किस तरह की आपके पास द लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या होते हैं? कि जब कोई लाइंस एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हमारे पास राइट एंगल्स होती हैं। तो ये देखें कि ये जो लाइन है हमारे पास ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? 90 का एंगल बना रही है। किस तरह से देखें? तो ये एंगल भी क्या है? 90 का है। ये एंगल भी क्या है? 90 का है। ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है, कि जब वो कहता है कि द लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। उनको हम क्या कह देते हैं? कि वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। और फिर वो लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको हम उस कोऑर्डिनेट एक्सिस का उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या कहलाते हैं? ओरिजिन उसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कि जब कोऑर्डिनेट लाइंस जो होती हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक दूसरे, मतलब जब लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल के साथ क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर वो क्या बनाती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हैं। वो लाइंस किस तरह से जानी जाती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानी जाती है। और उनका जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और वो पूरा सिस्टम जो हमारे पास बन जाता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स है और एक्स डैश है, ये एक एक्स ये इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई डैश को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? ओ है। ठीक है, वो क्या है? हमारा ओरिजिन है। तो ये पूरा सिस्टम जो हमारे पास बन जाएगा ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको यूजुअली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको यूजुअली क्या कहते हैं? वो हमारे पास जो होता है वाई एक्सिस होता है। अब जो ओरिजिन की राइट साइड है, हॉरिजेंटल लाइन पे जो ओरिजिन की राइट साइड है वहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। कि इस साइड पे अगर आप जाओगी तो आपके पास जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। जैसे कैसे कि ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा। और अगर आप एक्स ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे आओगे तो ये नेगेटिव साइड्स होती है। यहाँ पे -1 वैल्यू होगी, यहाँ पे -2 होगी, यहाँ पे -3 होगी, यहाँ पे -4 होगी। और इसी तरह से वाई एक्सिस के अगर अपवर्ड जाते हो, ओरिजिन से अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो वाई एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव होता है, और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वाई एक्सिस क्या होता है? हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ देता है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो उसकी तरफ आते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको यूज़ करते हैं। देखें कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसकी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को आप फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली आप किस तरह से कर सकते हो? कि ये अगर आपके पास कोई, हम क्या देते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको मैं P का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ? P का। और ये मेरे पास इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो क्या है? A, B है, सॉरी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या कहता है? कि अगर आपने असल में ये कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम है ये हमें किस तरह से हेल्प करता है इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए? ये कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है ये हमें बताएगा, ये हमारे पास y डैश था, ये मेरे पास y था, ये मेरे पास x था, और ये मेरे पास x डैश था। देखिए वो ये हमें क्या बताएगा? वो बताता है कि अगर आपने इस पॉइंट प्लेन के अंदर इस पॉइंट पे पहुंचना है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में P के अंदर पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x एक्सिस की तरफ, कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दो डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा। एक आपको x एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा और एक आपको y एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आप P पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको x एक्सिस की तरफ
ए तक जाना पड़ेगा, या आप क्या करते हो ए पॉइंट तक, ये मेरे पास ए है, यहाँ तक आप एक्स एक्सिस पे आओगे, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है कि वाई एक्सिस की तरफ जाना है और बी तक जाना है आपने। तो फिर आप जब बी पे पॉइंट ए बी पे पहुँचने के लिए आपने वाई एक्सिस की तरफ कितना सफ़र करना है, बी तक जाना है, ठीक है। बी डिस्टेंस को अगर आप कवर कर लेते हो तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो असल में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे वो हमें हेल्प करते थे कि अगर आपने किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो किस तरह से आप पहुंच सकते हैं, कि आपको इधर से कितना जाना पड़ेगा और उधर से कितना जाना पड़ेगा, और आप अपने क्या करेंगे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं कि वेक्टर्स, ठीक है। कि अब क्योंकि हम तो डिस्क्राइब कर रहे थे, जो डिस्कस कर रहे थे वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कर रहे थे, कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमने फाइंड करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि कौन सा वेक्टर जो ये जो फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपके पास जो भी वेक्टर होगा, ओ इसको मैं कि अगर ओरिजिन है ना तो उसको वो लिख दिया, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल थीटा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, वही उसका क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी, कि वो थीटा ही आपको उसकी डायरेक्शन का पता देगा। देखें एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है कि ये जो एक्सिस है इसके साथ इसका क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, ये क्लॉकवाइज एंगल होगा, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो आपको क्या देगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का बता देगा कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास ये वेक्टर है और आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कहेगा एक्स वाई प्लेन में, अगर आपको थीटा की वैल्यू का पता है तो वो आपको सिंपली कहेगा कि एक्स जो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है इसमें आप 90 के ये जो भी एंगल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 30 है, तो कहेगा 30 के एंगल पे सीधे चलते जाओ, सीधे जाते जाओगे तो आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट ए कोमा बी आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है हमें थीटा जो है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, वेक्टर किसी भी वेक्टर की जो होगी डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो उसके बाद एक पॉइंट रह गया कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं हम हमेशा इनको क्या करते हैं, या तो इनको बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट कर देते हैं दूसरे लेटर से, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं, या तो ये तरीका है। सिंपल जो होगा वो आपके पास ये होगा, ये स्केलर होगा, और ये अगर बोल्ड किया होगा तो ये क्या होगा, सिंपल होगा, स्केलर होगा। अगर बोल्ड किया हुआ होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो वेक्टर होगा। या फिर क्या होगा, सिंपल के ऊपर आप क्या कर देते हो, एक एरो बना देते हो लाइन लगा के, लाइन सेगमेंट के आगे अगर एरो हट डाल देते हो तो ये भी क्या करेगा, वेक्टर को डिनोट करेगा। और ये आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो इस तीनों तरीक़ों से वेक्टर को डिनोट किया जा सकता है, या तो आप उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखो उधर लेटर से, या फिर उसके ऊपर आप क्या करो, एरो हेड डालो, या उसके नीचे एरो हेड डाल दो। उसके बाद आते हैं वेक्टर्स की एडिशन के बारे में। सॉरी, ये तो हमारे पास 2 डायमेंशंस थी, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई प्लेन के अंदर वेक्टर है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कह देते हैं, सिंपली हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस में कोई वेक्टर है, प्लेन में होने का क्या मतलब है कि अगर आपके ज़मीन के ऊपर कोई वेक्टर बताया जाता है तो वो प्लेन है, और अगर स्पेस में बताया जाता है तो वो आपके पास क्या है, जो होगा उसके लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। एक आपके पास एक्स एक्सिस होगा, एक आपके पास वाई एक्सिस होगा, और एक आपको क्या चाहिए होगा, जी एक्सिस चाहिए होगा, ठीक है, एक आपको क्या चाहिए होगा, जी एक्सिस चाहिए होगा। तो इस तक देखें, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, मैं कह देता हूँ, और एक और चीज़ ले लेता हूँ मैं, ये, ठीक है, ये मैं कहता हूँ मेरे पास जी एक्सिस है। अब देखें कि कोई पॉइंट अगर तो ये है यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये ज़मीन ही है, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए आसान है। देखें, इसको मैं ज़रा मज़ीद वो कर लेता हूँ। ये बुक जो है ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, ये बुक मेरे पास प्लेन है इस वक्त, ठीक है। अब अगर तो मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर रख दिया, यहाँ पे जब इसी के ऊपर कहीं पे, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ से मैं सीधे एक लाइन लगाऊंगा तो जो मुझे बता देगी कि ये क्या है, कि प्लेन में पड़ा हुआ है। अब प्लेन में नहीं है, अगर ये मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे कोई वेक्टर, यहाँ पे इसके बुक के ऊपर नहीं, बुक के अंदर आएगा तो प्लेन हो जाएगी,
अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, जहाँ पे मेरा इस वक्त थंब है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे कोई चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अब ये प्लेन के अंदर नहीं है, क्योंकि इस तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी आना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी आना पड़ेगा और ऊपर को भी आना पड़ेगा। ये मैं थर्ड रख देता हूँ इनके ऊपर, तो ये मेरे पास एक जी एक्सिस आ गया। अब ये क्या है, तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगी। जैसे कि अगर आप सिंपली देखें, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका कोई भी कॉर्नर देख लेते हैं, ठीक है, आप एक कॉर्नर देख लेते हैं, आपके पास एक कॉर्नर इस तरह से है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से ऊपर को जाता है, इस तरह से है और इस तरह से है। ये नीचे वाले आपके पास एक एक्स एक्सिस होगा और एक आपके पास क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अब ज़मीन पे किसी भी जगह पे कोई पॉइंट रख दो, ठीक है, आप ज़मीन पे किसी भी जगह पे कोई फर्श के ऊपर किसी भी जगह पे कोई पॉइंट रख दो, तो आपने वहाँ पे रख दिया है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले आप एक्स एक्सिस की तरफ आते हो, फिर आप वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे, या फिर आप क्या करते हो, पहले आप उधर से आते हो वाई एक्सिस से और फिर उस थर्ड एक्स एक्सिस की तरफ आते हो तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ स्पेस में रख देते हो, ठीक है, अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास चीज़ है, आपने उसको स्पेस में रख दिया, यहाँ पे रख दिया, अब एक कॉर्नर आपके पास वो है, एक कॉर्नर आपके पास ये है, ठीक है, और आप एक पास अब तीसरा कॉर्नर आपके पास ये जी एक्सिस है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आपको क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, ऐसे नीचे से चलते हुए एक्स एक्सिस की तरफ आओगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ आओगे, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाओगे, फिर ऊपर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा ज़मीन से। जब ज़मीन से ऊपर आएंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, एक स्पेस के अंदर आ जाएंगे। तो जो स्पेस है उसके अंदर आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होते हैं, जो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये देखें, ये डबल है ना, तो ये एक प्लेन है, अगर ये आ गया तो ये तीनों ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं तीसरा ले आता हूँ ये, तो ये इन तीनों के ऊपर क्या होगा, ये तीनों अब आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे कि इसका इसके साथ एंगल क्या है, 90 का, इसका इसके साथ एंगल क्या है, 90 का, इन दोनों का आपस में एंगल क्या है, 90 का। तो ये जब आपके पास इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो वो किस में कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको स्पेस में किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ज़मीन प्लेन के ऊपर बता रहे हो, ज़मीन के ऊपर बता रहे हो, तो फिर आपको क्या होता है कि ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, हमारे पास जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। सिंपली आपके पास जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते थे। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से हम किस तरह से ऐड कर सकते थे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखेंगे ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक ये मेरे पास ए है, ठीक है। वेक्टर को नोट करने का तरीका है कि आपके पास क्या होती है कि कोई भी, ये वेक्टर को नोट करने का तरीका है कि लाइन होती है, लाइन के एंड पे आपके पास एरो हेड होता है और वो क्या करता है, किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये आपके पास एक वेक्टर ए है और ये मेरे पास एक वेक्टर बी है, ठीक है। आपको कहा जाता है इन 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ को, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है आपने। अब इनको ऐड करने का क्या तरीका है, हेड टू टेल रूल पढ़ा है, ठीक है। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करने का जो तरीका है हेड टू टेल रूल, उसमें क्या करना है कि आप इन दोनों में से पहले किसी को फिक्स कर लेते हो, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने इसको ए को फिक्स कर लिया, तो सबसे पहले आप ए लिखोगे, ए को ड्रा करोगे, ये आपने ए को ड्रा कर लिया, ठीक है। ए को ड्रा करने के बाद अब बी को आपने इस तरह से ड्रा करना है कि उसकी जो टेल है, ये इसका हेड कहलाता होता है वेक्टर का, और ये क्या होती है, टेल होती है। अब वेक्टर बी की जो टेल है उसको वेक्टर ए के हेड पे रखना है, तो ये वेक्टर बी की टेल को मैंने वेक्टर ए के हेड पे रखा और जिस डायरेक्शन में वैसे के वैसे ही आपने क्या कर देना, उसको ड्रा कर देना, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, वेक्टर ए से वेक्टर बी को मिला दिया। मिलाने का क्या तरीका होता है कि पहले का हेड दूसरे की टेल, अगर आपके पास कोई और वेक्टर भी है, सी भी है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सी भी है, सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये मेरे पास सी वेक्टर है। तो फिर आपने सी को किस तरह से इसके साथ ऐड करना है कि इसकी जो टेल है, सेकंड का हेड, थर्ड की टेल, ये हो गया जी मेरे पास सी,
ठीक है। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना होगा, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा कि पहले की टेल से एक लाइन ड्रा करनी है जो आखिरी के हेड तक मीट करेगी, ठीक है, जो क्या करेगी, लास्ट के हेड को मीट करेगी। तो आपने एक ऐसा वेक्टर ड्रा करना है, लास्ट में एक ऐसा वेक्टर आर ड्रा करना है जो क्या करेगा, जिसकी टेल जो होगी वो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगी और आखिरी वेक्टर के उसका हेड जो होगा आखिरी वेक्टर के हेड से जाके मीट करेगा, और वो क्या कहलाएगा, इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। और उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और वो लिखा होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो जितने ज़्यादा वेक्टर्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या कर लेंगे आप, लाइंस आ जाएंगी आपके पास। तो ये जो मेथड है ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पहले का जो हेड होता है उसको सेकंड की टेल से मीट करवाते हैं, फिर सेकंड का जो हेड होगा उसको थर्ड से, इसी तरह से सो ऑन। और एंड पे जो आपने रिजल्टेंट ड्रा करना होता है वो किस तरह से होता है कि पहले की टेल से उसकी टेल स्टार्ट होगी और आखिरी के हेड से उसका हेड जाके मीट करेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या काम करता है, रिजल्टेंट वेक्टर का वही इफेक्ट होता है जो इन सब को मिला के आता है, ठीक है, कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का क्या इफेक्ट होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो अकेला वेक्टर वही काम करेगा जो बाकी सारे ऐड करने के बाद काम करते हैं, ठीक है, उसका वही इफेक्ट होगा जो बाकी सबको ऐड करके आता है। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं तो आप इस तरह से ऐड करोगे, 3 है तो भी आप, और अगर 4 हैं तो जितने भी बढ़ते जाएंगे उनको ऐड करने का तरीकाकार यही होगा। चलिए बाकी जो है इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही हमारे पास। आज हमने पढ़े हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वेक्टर्स क्या होती हैं, और उसके बाद जो है जो हेड टू मतलब वेक्टर एडिशंस के, अगर आपके पास वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करना है। बाकी जो है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।